हेलो स्टूडेंट्स, हमने 11th का पहला पार्ट पढ़ लिया था। फर्स्ट चैप्टर था हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड में मैंने आपको ये बताया था कि साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस जो है हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, साइंस का हिंदी का मतलब क्या है, संस्कृत का क्या है और किस तरह से हम साइंस में स्टडी करते हैं। कुछ फिजिक्स के पार्ट्स के नाम हमने पढ़े थे, जैसे क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, तो ये सब मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है वो किस तरह से किया जाता है, या हम कोई भी फिजिकल स्टडी, फिजिक्स की स्टडी जो कर रहे हैं वो हम कैसे इसमें परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में कई सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारी डिस्कवरी की। जैसे सबसे पहले जेम्स वाट के बारे में आपने पढ़ा होगा, हीट इंजन जिसने बनाया, तो वहाँ से शुरुआत हुई। हर देश के लोगों ने कुछ ना कुछ हेल्प की है साइंस को डेवलप करने में। तो देयर आर सो मैनी साइंटिस्ट एंड सो मैनी डिस्कवरीज, जिससे धीरे धीरे फिजिक्स में डेवलपमेंट होते चले गए और फिर हम यहाँ पे आ चुके हैं इस स्टेज पे कि आज हमारा वर्ल्ड जो है वो साइंस के बेस पे चल रहा है। अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस हम डिस्कस करेंगे जो हमारी फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ेंगे 11th में ही, जो ग्रेविटेशनल यूनिट में आएगा। एक हम पढ़ेंगे वीक वंडरवाल फोर्स जो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आएगा। एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो 12th की फर्स्ट यूनिट में आएगा। और एक हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स, अगेन वो एटम्स और न्यूक्लियाई में आएगा। तो ये चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो देयर आर 4 फोर्सेस। कौन कौन से हैं? पहला मैंने आपको नाम बताया ग्रेविटेशनल, दूसरा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा मैंने आपको बताया वीक वंडरवाल फोर्स, और एक मैंने बताया आपको न्यूक्लियर फोर्स। देखिए ये चारों जो फोर्स है, एक है ग्रेविटेशनल, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक है वीक वंडरवाल और एक है न्यूक्लियर। ये चार फोर्सेस पूरी फिजिक्स को एक तरह से गवर्न करते हैं, इसीलिए इनका नाम है 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो एक एक करके इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए थोड़ा बहुत अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो 9th में हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, वहाँ पे ये फोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ देयर आर 2 मासेस, एक मास है m1 और एक मास है m2 और इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन दोनों को मिला के हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उस कांस्टेंट का नाम क्या है? उस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब इसका नाम यूनिवर्सल क्यों है? इसलिए है यूनिवर्सल क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। मतलब ये फोर्स जो लगता है वो अर्थ और प्लैनेट्स के बीच में भी लग सकता है
और जो दो ऑब्जेक्ट पास में हैं उनके बीच में भी लग सकता है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब होता है जो बहुत दूर तक अपने आप को एक्टिव रखता है। आप खुद सोच के देखिए, अर्थ और सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन अर्थ को सन के साथ कौन बांध के रखता है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो लगातार उसको अपनी तरफ घुमा के रखता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है। अच्छा, दूर तक तो लगता है, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा नहीं होता। मतलब मैग्नीट्यूड में अगर हम देखें तो जो बाकी के तीन फोर्स हैं, ठीक है, उन तीनों फोर्सेस से ये सबसे कम होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ इट इज वीकेस्ट अमॉन्ग ऑल। तो इन चारों में जो सबसे वीक है वो ये है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और किस तरह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फोर्स डिस्कस करते हैं। तो हमने ये देख लिया पहला फोर्स कौन सा लगा। पहला फोर्स था ग्रेविटेशनल, उसके लिए फॉर्मूला क्या आया? वो आया G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो G आया, G की वैल्यू क्या थी? G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देखो मास को हम मेजर करते हैं किस में? किलोग्राम में। तो G इंटू के जी, और डिस्टेंस को मीटर में तो मीटर का स्क्वायर, और फोर्स को किस में करते हैं हम? न्यूटन में। तो अगर हम यहाँ से G की यूनिट निकालें तो कैसे आएगी? वो आएगा न्यूटन। तो G इंटू के जी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इससे सॉल्व करोगे तो G आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यूनिट हो जाएगी किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इस पे। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमें दे दिया कि देयर आर टू मासेस टू kg and 10 kg placed at a distance of 10 meter. Find how much force they are exerting on each other. ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास m1 की वैल्यू दे दी 2 kg, m2 की वैल्यू दे दी हमें 10 kg, और r हमें गिवन है 10 मीटर। तो हमें बताना है फोर्स कितना होगा। तो अगेन G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G की वैल्यू क्या हुई? G की वैल्यू हुई 6.67 10⁻⁻11। m1 हुआ 2, m2 हुआ 10, और यहाँ आर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10। तो 10 से 10 कट गया, इसको ऊपर ले जाएंगे -12 हो जाएगा। इसका डबल मल्टीप्लाई कर दो तो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 13, 2 6 जा 12 13। सो इट विल 13.34 इंटू 10⁻⁻12। तो इतने न्यूटन के फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक खास बात और नोट लिख लेते हैं हम। एक नोट क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज
अट्रैक्टिव, कैसा होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि अगला जो फोर्स हम पढ़ने वाले हैं तो अगले फोर्स में वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ कैसा होगा, अट्रैक्टिव, चाहे वो अर्थ और सन के बीच में हो, चाहे वो किसी दो मासेस के बीच में हो, वो दोनों मास एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, जी की वैल्यू क्लियर है, जी की यूनिट क्लियर है, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराया आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके फिर से देखिए और उसके बाद खुद से सॉल्व करिए, और कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट करिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने पहला फोर्स देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम नेक्स्ट फोर्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम उसको कह सकते हैं। क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि जब दो चार्जेस प्लेस्ड हों, एक Q1 और एक Q2, और दोनों r डिस्टेंस पे हों, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इसके और इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, दोनों के प्रोडक्ट के। तो Q1 Q2 के तो प्रोपोर्शनल, और R के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया कि दो चार्ज है R डिस्टेंस पर रखे हैं, उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को मिला के लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आई होप ये समझ में आपको यहाँ तक आ गया होगा। अब इस K की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो देखना है। तो जो K है उसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁻⁹। अब देखिए, जैसे पहले हमने G की यूनिट फाइंड आउट की थी, अब हम किसकी यूनिट फाइंड आउट करेंगे, अब हम करेंगे K की यूनिट क्या होगी। तो K की यूनिट के लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू, देखो K इज इक्वल टू क्या होगा, F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो ये हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। फोर्स किस में हो गया, न्यूटन में, डिस्टेंस किस में हो गई, मीटर स्क्वायर में, Q1 किस में हो गया, कूलोम इनटू कूलोम। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। तो क्या यूनिट आ गई इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलोम स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की। अब दूसरी चीज़ सुनिए, जो चार्जेस हैं वो दो तरह के होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। किस किस टाइप के होंगे, टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव तो आपस में रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये तो ह्यूमन नेचर है, ठीक है, ये तो नेचर में भी एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर and opposite
चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए ये दोनों सेम है, ठीक है, तो सेम है तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा। अगर दोनों अपोजिट होते तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करता और ये इसको इधर करता। हाँ, एक चीज और, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो वो भी लिख देते हैं हम कि दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्या करते हैं वो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो आई होप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइज करके देखिए एक बार, ठीक है, और अगर आ गया है तो इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लिया हमने, क्या आई वैल्यू फोर्स की, फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आपको ये बता दिया कि जो फोर्स है तो दो तरह का हो सकता है, फोर्स में बी अट्रैक्टिव और मे बी पॉजिटिव, सॉरी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो वो अट्रैक्ट करने का मतलब है अपनी तरफ खींचना, और रिपल्शन का मतलब है अपने से दूर धक्का देना। ठीक है, तो रिपल्सिव का मतलब है दूर धकेलना और अट्रैक्टिव का मतलब है अपनी तरफ उसको खींचना। तो फोर्स में बी अट्रैक्टिव और में बी रिपल्सिव। के की वैल्यू क्या आई, के की वैल्यू आई है 9 × 10⁹। यूनिट क्या आई थी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ देयर आर टू चार्जेस, आप सबने इलेक्ट्रिक करंट 10th में पढ़ा है, उसी को पढ़ के आए हुए हैं, तो आप जानते हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है। हाँ, क्या बताया, कूलम। हाँ बिल्कुल ठीक है, कूलम होती है चार्ज की यूनिट। तो इफ देयर आर टू चार्जेस, कौन कौन से, टू चार्जेस 5 कूलम एंड 10 कूलम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस पर रख दिया, मान लो हमने रख दिया उनको 20 मीटर। फाइंड फोर्स बिटवीन देम। सॉल्यूशन करते हैं इसका। फॉर्मूला हमको पता है, सिर्फ हमें क्या रखना है, Q1 कितना, Q1 हो गया 5 कूलम, Q2 कितना, Q2 हो गया 10 कूलम, R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू होगी 20 मीटर। फॉर्मूला K की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, 9 × 10⁹ मीटर, सॉरी 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो, F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू वेरी गुड यही आएगी। हाँ, Q1 की वैल्यू, हाँ 5 कूलम, ठीक है, तो ये आ जाएगी 5। Q2 की वैल्यू कितनी, 10। यहाँ क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9 × 10⁹, 50 अपॉन 400। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9/8 × 10⁹ न्यूटन। तो इतने फोर्स से ये दोनों, अब बताओ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। हाँ सुभाष बताओ क्या करेंगे ये, क्योंकि दोनों, हाँ सही है, पॉजिटिव है, तो क्या करने वाले हैं एक दूसरे को
रिपेल, बिल्कुल ठीक। क्या करेंगे भाई, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं साथ में ये पूछ लेता कि ये और बताओ कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, तो आप बता देते कि दोनों पॉजिटिव चार्ज के हैं, तो दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव। कैसा होगा, रिपल्सिव। तो ये फोर्स आपको आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। तो दो फोर्स हमने पढ़ लिए यहाँ तक। कौन कौन से पढ़ लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। नोट करिए, समझ में ना आया और रिवाइज करके देखिए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए या व्हाट्सएप करिए।